और लास्ट क्लास में हल्का फुल्का हम लोगों ने देखा था इसको, बट देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स कि सर नेटवर्क की इशू हो गई थी तो कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे उस दिन, तो इससे मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से फिर से 5 मिनट बैक जाके डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, Heisenberg uncertainty principle that was given by Werner Heisenberg in 1927. Okay, ये प्रिंसिपल बोलती क्या है? It is impossible to simultaneously determine the exact position and momentum of an electron. मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी भी लिखा जाता है, ओके। तो ये जो हाइसेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थी 1927 में आई थी, ये बोलता था कि आप एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन या बोले तो एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ आप कभी नहीं बता सकते हो, ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है कि आप बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पोजीशन यहीं पे पाया जाएगा और इसकी वेलोसिटी यही होगी, नहीं, आप नहीं बता सकते। तो उस जमाने में मैंने बताया था भी लास्ट क्लास में कि लास्ट क्लास की बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे थे कि नहीं अभी थोड़ी सी इक्विपमेंट्स की कमी है, साइंस उतना आगे नहीं गया है, इसलिए हो सकता है हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है और हम लोग इसलिए साथ में एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी या बोलो एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, बट जैसे ही समय आगे जाएगा और इक्विपमेंट्स आएंगे तो हम बता सकते हैं। बट हाइसेनबर्ग ने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जितना भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स ले आओ, आप एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी तो साथ में एग्जैक्टली नहीं बता सकते। और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया, and that formula is famously written as delta x dot delta p is greater than equal to h by 4 pi. अब ये फॉर्मूला कहां से आया? दिस फॉर्मूला केम फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमें इस फॉर्मूला के डेप्थ में नहीं जाना है, डेरिवेशन में नहीं जाना है कि कहां से आया, बट आपको ये फॉर्मूला चाहिए। तो दिस फॉर्मूला इज डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi। आप इसको चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, m del v मास इनटू वेलोसिटी, ओके। डेल x का मतलब क्या होता है? डेल x का मतलब होता है एरर इन पोजीशन। डेल x का मतलब है एरर इन पोजीशन, ओके। बोलने का मतलब क्या है कि सपोज करो मैंने एक एटम को एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया यहाँ पे, ठीक है ना, और सचमुच में वो था यहाँ पे, ओके। मैंने मॉडर्न इक्विपमेंट से उसे लोकेट किया, वो मिला मुझे यहाँ, पर सचमुच में वो है यहाँ पे। तो इतनी जो है मेरी कैलकुलेशन में एरर, दिस एरर इज नोन एज एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। del v is error in velocity, ओके। मानो मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मानो 100 मीटर पर सेकंड है, पर सचमुच में जाके वो निकला कि 104 मीटर पर सेकंड। तो हमारे वेलोसिटी के कैलकुलेशन में कितनी एरर आई? 4 मीटर पर सेकंड की एरर है। हमने कैलकुलेशन किया ये, पर सचमुच में था वो इतना, 4 मीटर पर सेकंड की एरर है हमारे कैलकुलेशन में। दिस इज नोन एज एरर इन वेलोसिटी, ओके। तो आई सपोज आपको समझ आ गई होगी कि एरर इन पोजीशन क्या है।
हमारे जो कैलकुलेशन होती है और एग्जैक्ट में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एरर इन पोजीशन, एरर इन वेलोसिटी। h/4π बताने की जरूरत नहीं है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड 4π इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन को आपको दिमाग में रखना है अच्छे से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने किस तरह प्रूव किया कि हाउ इट इज इम्पॉसिबल, क्यों इम्पॉसिबल है। तो चलो इस इक्वेशन को यदि मैं लिखता हूं डेल्टा x डॉट m डेल v को मैं डेल p भी लिख सकता हूं, एरर इन मोमेंटम, कोई दिक्कत नहीं, m डेल p v इट्स एरर इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ओके, अब आप पूछ सकते हो सर एरर इन मास क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन की वही रहेगी ना जो मालूम है। तो डेल्टा x डॉट डेल्टा p, क्योंकि मोमेंटम में जो भी एरर आएगा वो एरर इन वेलोसिटी के कारण है। डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। एक पल के लिए मानो कि मैंने बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट्स निकाला, डिस्कवर हुई, इन्वेंट हुई नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, और फिर मैंने एरर इन पोजीशन को एग्जैक्टली जीरो कर दिया। मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, मान लो एक पल के लिए तो मैंने एग्जैक्टली बताया कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहीं पे मिलेगा। जब मैं इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बता दे रहा हूं कि सचमुच वो यही है और मान लो कि वो वही है, तो हमारी एरर इन पोजीशन कितनी होगी? जीरो। जीरो। मैंने एग्जैक्टली बता दिया कहां है, तो एरर इन पोजीशन मान लो एक पल के लिए कि मैंने एग्जैक्टली मेजर कर लिया, एरर इन पोजीशन हो गई जीरो। ओके, तो चलो हम लोग अब मेजर करते हैं एरर इन मोमेंटम। तो एरर इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π और ये जीरो आ जाएगी नीचे। ओके, ये जीरो को मैं नीचे, ठीक है, तो कितना हुआ? कोई भी चीज को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या होता है? कोई भी चीज को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इंफिनिटी आता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि मैं तो बोल रहा हूं कि चलो मैंने एरर इन पोजीशन को कर दिया जीरो, अब एक को मैंने जीरो कर दिया है तो उससे रिलेटेड भी एक प्रॉपर्टी है जो मोमेंटम है। अब इसमें एरर टेंड्स टू कितनी हो जा रही है? इंफिनिटी। बोलने का मतलब कि एक की कैलकुलेशन मैं सोच रहा हूं, एक पल के लिए मैं बोल रहा हूं, एक की कैलकुलेशन मैं सोच रहा हूं कि मैंने एग्जैक्टली कर दिया, बट हमारी सोच में गड़बड़ी है, क्योंकि यदि मैंने इसको एग्जैक्टली नापा रहता तो ये दोनों तो डिपेंडेंट है, तो इसमें भी एरर जीरो रहना चाहिए ना, पर इसमें एरर आ गई आपकी इंफिनिटी के बराबर। तो ये हाइसेनबर्ग ने बताया कि ये इम्पॉसिबल है। आप सोच रहे हो कि मॉडर्न इक्विपमेंट खोज हो जाएगी और हम एरर एक चीज को बता देंगे जीरो, मतलब एग्जैक्ट बता देंगे, तो आप एक को एग्जैक्ट बताओगे तो दूसरे की एरर में इंफिनिटी एरर होगी, जो गलत है, क्योंकि आप बोलो तो पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन है ना, तो यदि ये एग्जैक्टली मेजर हुआ तो ये भी एग्जैक्टली ही मेजर होनी चाहिए, इतनी एरर कहां से है? ओके, तो इस तरह हाइसेनबर्ग ने प्रूव किया कि एक को यदि मैं एक्यूरेटली मेजर कर भी लेता हूं, बोलता हूं, मैं सोचता हूं, पर वो गलत है हमारी सोच, क्योंकि हमने सही मेजर नहीं किया है, क्योंकि दूसरा वाला में एरर इंफिनिटी आ रहा है। ओके, तो इस थ्योरी के आने के साथ ही नील बोर के थ्योरी को बहुत ज्यादा धक्का मिला, क्योंकि नील बोर ने डायरेक्टली बोला था कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और उस पोजीशन में रिलेटेड उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं। तो ये तो गलत वाली बात हो गई, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन तो आप बता नहीं सकते हो और एग्जैक्ट वेलोसिटी भी नहीं बता सकते हो। तो बोलने का मतलब हाइसेनबर्ग ने डायरेक्टली बोला, हाइसेनबर्ग principle was against any definite property like position, velocity, energy, time period,
एटसेट्रा, क्योंकि हमने बोर के फॉर्मूला से एग्जैक्टली बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, उसका एग्जैक्ट पोजीशन हमें मालूम था, रेडियस मालूम था कहाँ पे घूमेगा वो, है ना, और रेडियस मालूम था, साथ में हम लोगों ने वेलोसिटी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया था, एनर्जी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था, और उसका टाइम पीरियड ऑफ मोशन भी एग्जैक्टली कैलकुलेट किया था। बट हाइसेनबर्ग ने बोला नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, आप निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का ये फॉर्मूला बोल रहा है कि एक को आप यदि एक्यूरेटली मेजर सोच रहे हो कि हो, तो दूसरा में एरर तो इंफिनिटी है, मतलब आपने दोनों को एक्यूरेटली नहीं मेजर। ओके, तो हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल आते के साथ एटम के दुनिया में जितनी सोच थी उसमें खलबली सी मच गई कि अब ये क्या हुआ, बोर्ड का पूरा प्रिंसिपल खत्म, अब नेक्स्ट क्या। तो नेक्स्ट तो आई थी क्वांटम मॉडल, जो आज भी मानी जाती है, उसको हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे, बट उससे पहले हाइसेनबर्ग के प्रिंसिपल को और थोड़ा समझते हैं। हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल is valid for microscopic bodies। हाँ, हाइसेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हाईली वैलिड है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के केस में। बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, यदि वो मोशन में है तो आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी कभी नहीं बता सकते। यदि आप एक पल के लिए सोचो ना, आप अपना पंखा को देखो, अपने सर पे जो पंखा घूम रहा है रूम में उसको देखो, तो वो ब्लेड एग्जैक्टली कहाँ पे है आप बता सकते हो क्या? 3 ब्लेड है, पर आपको तो लग रहा है वो तीनों ब्लेड क्या है, हर समय पूरी सर्कल में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। है ना, वो 3 ब्लेड, पंखे में 3 ब्लेड हो रहे हैं पर पंखा घूम रहा था, तो आपको क्या लगा वो तीनों ब्लेड पूरे एक सर्कल में कहीं ना कहीं पे है, आपको ऐसा लग रहा है, पर क्या वो तीनों ब्लेड सब जगह प्रेजेंट है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक उसी प्रकार समझ लो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी। बोलने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज जब वो मोशन में रहेगी तब आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते। ओके, बट वही हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल is not significant for मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। हाँ, ये कहानी है, हाइसेनबर्ग की जो प्रिंसिपल है बड़े बड़े बॉडीज के केस में उतना लागू नहीं होता है। हमारे पास न्यूटन के फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हम एक पत्थर फेंके तो उस पत्थर का एग्जैक्ट पोजीशन हम बता सकते हैं कि 5 मिनट बाद वो कहाँ रहेगा, या एग्जैक्ट वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास न्यूटन का फॉर्मूला है। तो एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बड़ी सी बॉडी जो मोशन में, जैसे एक ट्रेन मोशन में है या एक बस मोशन में है या एक पत्थर को मैंने फेंका, उसके एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बट छोटी पार्टिकल्स के केस में आप एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट मोमेंटम कभी नहीं कैलकुलेट, उसमें बहुत एरर रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल सचमुच सही है कि कुछ गड़बड़ है। चलिए देखते हैं। सपोज करो एक बॉल मान लो। ओके, एक बॉल मान लो, एक बॉल है, उसकी वेलोसिटी को मान लो वो 45 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो चल रहा है, और उसकी जो मास है दैट इज 40 ग्राम। ठीक है, तो बोलने का मतलब कि मैंने एग्जैक्ट वेलोसिटी आपको बताया है कि वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड है और मास 40 ग्राम है, और मैंने आपको ये भी बताया कि एरर इन वेलोसिटी जो हमारी कैलकुलेशन है del x
डॉट m del v is greater than equal to h by 4 pi, बट जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम इक्वल टू साइन मार सकते हैं। ओके, तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी तो दिया हुआ है, एरर इन पोजीशन निकालना है। तो एरर इन पोजीशन will be equal to h by 4 pi into m into del v। ओके, अब del v दिया हुआ है 2%, अब 2% एरर है, 2% किसका, 2% इसका, अब 2% into 45, ठीक है ना। तो आप क्या करो इसको, 45 टू जा 90, 90 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.9 मीटर पर सेकंड का एरर, ठीक है ना, 0.9 मीटर पर सेकंड का एरर। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू तो सबको मालूम है, पुट कर सकते हैं 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। 4 पाई का वैल्यू मालूम है आपको, मास दिया हुआ है 40 ग्राम, ग्राम को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट, है ना, 40 into 10 to the power minus 3, और एरर इन वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड। अब सारे वैल्यूज को आप डालते हो, सारे वैल्यूज को यदि आप पुट करते हो तो एरर इन पोजीशन की जो कैलकुलेशन आती है, इट्स 1.46 into 10 to the power minus 33 मीटर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो घर में, क्या ही 1.46 into 10 to the power minus 33 मीटर पर, सॉरी 1.46 into 10 to the power minus 33 मीटर एरर इन पोजीशन आई। क्या ये एरर बहुत बड़ा एरर है? नो सर। ये एरर एक बहुत छोटा एरर है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि मास मात्र 40 ग्राम मैंने लिया है, मैक्रोस्कोपिक बॉडी जिसको मैं देख सकता हूं उसको मैं मैक्रोस्कोपिक बोल रहा हूं, मात्र मास 40 ग्राम है। ओके, और उसकी एरर इन वेलोसिटी जो मेजर करने की मात्र 0.9 मीटर पर सेकंड की आई है। तो एरर इन आपकी पोजीशन जो है बहुत छोटी, बहुत छोटी। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हाइसेनबर्ग की प्रिंसिपल मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के केस में लागू है? नहीं, हम इग्नोर कर सकते, इतनी छोटी कैलकुलेशन एरर को तो इग्नोर कर ही दिया जा सकता है। तो बोला जाता है कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ना, आप बड़े बड़े बॉडीज के केस में लगाओगे तो सही नहीं है, क्योंकि उस केस में जो एरर आती है बहुत कम आती है, ना के बराबर एरर आती है, जिसको इग्नोर किया जा सकता है। बट वहीं यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के केस में चेक करेंगे तो देखते हैं कैसा होता है। तो चलो पहले इसको तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसको जल्दी एक स्क्रीनशॉट मारिए। सर हो गया सर। मिटा दें? यस सर, यस। आप ये न्यूमेरिकल को एक बार बना लेना है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या एरर सचमुच ज्यादा आता है कि ना के बराबर आता है। सपोज करो ये एक एटम है, ठीक है ना, और मैंने बहुत मॉडर्न टेक्निक लगाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। तो उस मेजरमेंट में हम इलेक्ट्रॉन को सोचे यहाँ पे है, ठीक है, हम सोचे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और वो सचमुच में निकला यहाँ पे था, तो उसकी पोजीशन में कुछ एरर आया कैलकुलेशन, ठीक है, और वो पोजीशन में एरर जो मात्र था ना, मात्र 1 एंगस्ट्रॉम था, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया यहाँ पे और वो मिला मानो 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पे मिला, तो दैट इज एरर इन पोजीशन। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम के अंदर में इतनी छोटी डिस्टेंस में लोकेट कर लिया गया, ओके। तो हम मान रहे हैं कि ये एरर ना के बराबर है, बहुत छोटी एरर है ना, ये एरर बहुत बड़ी है क्या? नो सर। सर
1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 into 10 to the power minus 10 मीटर। इतनी छोटी एरर आई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैंने जब उसको देखा हमारे पोजीशन। अब चलो देखते हैं, मानते हैं कि मैंने इतना कम एरर के साथ इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को मेजर कर लिया है, तो हम मान सकते हैं कि नहीं हमारी कैलकुलेशन परफेक्ट मान सकते हैं? Yes, sir. ओके चलो अब हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा x डॉट m del v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। ओके अब मैं क्या करता हूं, एरर इन वेलोसिटी निकालता हूं, h by 4 पाई into del x into m is mass of electron। mass of electron मालूम है ना? Yes, sir. 9.1 into 10 to the power minus 31. 6.6 into 6 into 10 to the power minus 34 divided by 4 into 3.142 into 1 angstrom को 1 into 10 to the power minus 10 meter, mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ओके आप यदि इसको मेजर करते हो बेटा, मतलब सॉरी इसको आप कैलकुलेट करते हो, तो आपकी जो एरर आती है ना कैलकुलेशन के बाद, इट विल कम 5.79 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। मतलब यार पोजीशन और वेलोसिटी तो रिलेटेड फंक्शन है ना। नील बोर्ड ने क्या बोला, यदि हमको पोजीशन मालूम चला गया रेडियस इसकी, तो इसकी वेलोसिटी भी हम लोगों ने नाप लिया। पोजीशन और वेलोसिटी क्या है, रिलेटेड फंक्शन। तो एक में एरर ना के बराबर है तो दूसरा में भी एरर तो ना के बराबर होना चाहिए, पर क्या दूसरा में एरर ना के बराबर है? No, sir. 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड, मतलब ये एरर मामूली एरर है। 10 to the power 6 इतनी बड़ी एरर, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो कैलकुलेशन किया है, हमको लग रहा है कि हम लोगों ने ठीक मेजर किया है, नहीं पर ये गलत, क्योंकि ये यदि सही रहता तो इससे रिलेटेड ये वाला भी एरर को कम रहना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा एरर है। तो इसलिए क्या दोनों एक्यूरेटली पता चल रहा है? नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमने गलत मेजर किया और ये तो गलत मेजर हुई है। ओके तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के केस में ये जो एरर होता है बहुत हाई आता है। पोजीशन और वेलोसिटी या बोलो मोमेंटम साथ में कैलकुलेट करना मुश्किल है, बट वहीं बड़े बड़े बॉडीज लाइक ट्रेन बस के केस में हम कैलकुलेट कर सकते। ओके तो इस क्वेश्चन को आप बनाना एज अ होमवर्क। ओके बेटा लू चलिए सर हाँ बेटा बोलो। सर तो मतलब हम लोग जो हाइड्रोजन के केस में जो वेलोसिटी और पोजीशन निकाले वो गलत है? यस बोर का तो सर हम लोग उस निकाल यदि भोर का मॉडल नहीं बनता तो आगे साइंस बढ़ता कैसे? पहले भोर आया तो भोर का मॉडल पे एक्सपेरिमेंट किया गया, तब ना पता चला वो गलत है। पहले थॉमसन का मॉडल आया, थॉमसन का मॉडल को गलत प्रूव किया रदरफोर्ड, तब ना नहीं ना। तो पहले वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्या बोले बेटा? तो इससे पहले वाला स्क्रीनशॉट लेना भूल गए थे क्या बोले? सर, इससे पहले वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे। ठीक है, बाद में वीडियो में देख लेना ना। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ आपको ले लेना है ना टाइम लेके, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन in an atom, in nucleus of atom। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो स्कूल एग्जामिनेशन में खासकर पूछते हैं। ओके कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना इम्पॉसिबल है। ये तो आपको मालूम भी है कि न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर में कौन मिलता है? प्रोटॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बट आपसे पूछ लिया गया कि आप प्रूव कीजिए हाइसेनबर्ग के प्रिंसिपल के हिसाब से कि आप न्यूक्लियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन को पाना इम्पॉसिबल है, न्यूक्लियस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। तो चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज करो कि ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस में बोल रहा हूं, एटम नहीं, ये सपोज करो न्यूक्लियस, इतनी बड़ी तो न्यूक्लियस होती नहीं है, पर मान लो कि ये न्यूक्लियस एक पल के लिए। अब चलो एक पल के लिए ये भी मान लो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में मिल सकता है, एक पल के लिए मान लो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिल सकता है। तो मानो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन यहां पे है और मानो इलेक्ट्रॉन मिला यहां पे, तो ये वाला जो है वो क्या है, ये डिस्टेंस एरर एरर इन पोजीशन, ठीक है ना। अब मान लो वो मिला यहां पे, तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, एरर इन पोजीशन। एरर इन पोजीशन। अब देखो मैं सोचता हूं कि मिला मुझे ये कोना पे, पर एग्जैक्टली मिला मुझे वो दूसरा कोना, तो मैक्सिमम एरर जो हो सकती है वो न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर होगी, होगी कि नहीं? यस सर। ओके, मैंने सोचा एक कोना पे मिलेगा पर मिला वो दूसरा कोना, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है, यदि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में है तो हो सकता है वो डायमीटर के एक छोर और दूसरे छोर वाला। ओके, दिस इज एरर इन पोजीशन, यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में है, और न्यूक्लियस तो खुद ठहरा बहुत छोटा, रेडियस जो न्यूक्लियस की होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर roughly 10 to the power minus 15 मीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है ना रफली 10 to the power minus 15 मीटर होती है। ओके, तो बहुत छोटी ना रेडियस है न्यूक्लियस की। ओके, तो हमारी एरर इन पोजीशन जो है तो वो रफली इक्वल टू क्या होगा, 2 into 10 to the power minus 15 मीटर होगा कि नहीं? 2 से इंटू क्यों किया, डायमीटर, ठीक है ना। यस सर। गुना के बराबर ही मैक्सिमम एरर हो सकता है कि नहीं? अब देखो 10 to the power minus 15 मतलब 0.00001 कहीं पे, और 2 से इंटू कर दो तो मतलब 0.0002, तो क्या मैं 2 into 10 to the power minus 15 मीटर को 10 to the power minus 15 मीटर ही मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? यस सर, मान सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर जो है यदि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर में है तो वो यही, ओके। तो अब चलो हम लोग लगाते हैं हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सॉरी। तो ये प्रिंसिपल है, यूसी मींस अनसर्टेनिटी, del x dot m del v is greater than equal to h by 4 into m, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। h का वैल्यू आपको मालूम है, यस सर, प्लैंक कांस्टेंट। आपको मालूम है, Yes, एरर sir. इन पोजीशन आपको मालूम है, यस सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है। आप यदि सारे वैल्यूज को पुट करते हो तो दिस विल कम 5.79 into 10 to the power 10 मीटर पर सेकंड। बोलने का मतलब आप इस एरर को समझ रहे हो कितना बड़ा है। लाइट की जो स्पीड होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, दिस इज ऑफ व्हाट, लाइट की स्पीड है। अब मैं ये 5.79 और 3 को इग्नोर भी कर दूं
10 to the power 8 और 10 to the power 10 कितना बड़ा है? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। मतलब ये जो एरर है 100 टाइम्स दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब अजीब सा बात है, कोई भी चीज का वेलोसिटी लाइट के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि कोई भी चीज का वेलोसिटी लाइट के बराबर नहीं हो सकता। आप लाख वेलोसिटी इंक्रीज कर लो, लाइट के वेलोसिटी के बराबर नहीं पहुंच सकते हो कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी में जो एरर है लाइट के 100 गुना बड़ा एरर कैसे हो? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, यदि आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जैसा छोटा जगह में खोजना का कोशिश करोगे तो उसकी जो वेलोसिटी में एरर आएगी वो कितनी बड़ी। तो देयरफॉर इट्स इम्पॉसिबल, देयरफॉर इट्स इम्पॉसिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। ओके, यदि वो न्यूक्लियस के अंदर में रहेगा तो उसकी एरर इन वेलोसिटी रहेगी 100 गुना दैट ऑफ लाइट। पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये एक सिंपल सी क्वेश्चन है जो पूछी जाती है कभी कभार। अब आप इतना कैलकुलेशन मत के चक्कर में मत फंसना, इस वैल्यू को थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए। 5.79 बोल सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में भी, नहीं पूछा है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछा गया अभी तक मेंस की। यदि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर में पाया गया तो उसकी एरर इन वेलोसिटी किसके बराबर या ग्रेटर हो सकती है? ओके, 100 टाइम्स दैट ऑफ लाइट। तो जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, मैं आगे बढ़ता हूं। यस सर, हो गया। प्रेजेंटली एक्सेप्टेड मॉडल। ओके, आज का साइंस जो एटम के मॉडल को मानता है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। चलो उसे देखते हैं हम लोग। Quantum mechanical model of an atom. अब ये मॉडल क्या है इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा चलते हैं पीछे, मतलब समय में पीछे चल रहे हैं। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप लोग अभी पढ़ ही रहे होगे थोड़ा बहुत। न्यूटोनियन मैकेनिक्स या बोलो क्लासिकल फिजिक्स। यदि आप इसको लगाते हो बड़े बड़े बॉडीज के केस में, जैसे ट्रेन के केस में, बस के केस में, एक पत्थर के केस में, या एक क्रिकेट बॉल आप खेल रहे हो उसके केस में, तो वहां पे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी सब निकाल सकते हो। तो एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। ओके, मैक्रोस्कोपिक मतलब दिनचर्या में जो डेली हम सामान मतलब चीजों को देखते हैं, बड़े बड़े चीजों को। तो न्यूटन की जो मैकेनिक्स है, आप ट्रेन में लगाओ, बस में लगाओ, एरोप्लेन में लगाओ, पत्थर फेंको, बॉल फेंको, उन सब में लगाओगे तो ठीक रिजल्ट मिलता है। ओके, बट वहीं आप न्यूटन की नियम को लगा के इलेक्ट्रॉन के केस में यदि उसकी मोशन या पोजीशन निकालने की कोशिश करोगे तो ड्रास्टिकली आप फेल हो जाओगे। फेल्स इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज
तो इलेक्ट्रॉन जैसे बॉडी के मोशन के केस में यदि न्यूटन के नियम लगाते हैं, तो आप लोग तो पढ़ते ही हो न्यूटन के नियम के बारे में कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो इतना स्पीड वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो किस पोजीशन पे होगा इतना समय के बाद, एग्जैक्टली आप निकाल लेते हो बड़ी बड़ी बॉडीज के केस में। बट इलेक्ट्रॉन के केस में लगा के दिखाओ न्यूटन का लॉ, नहीं, ना वेलोसिटी बता पाओगे ना पोजीशन बता पाओगे। तो न्यूटन का नियम जो है इलेक्ट्रॉन जैसे बेसिक चीज के केस में फेल हो जाता है। ओके, अब साइंटिस्ट लोग पगलाने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम का एक बहुत ही फंडामेंटल चीज है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल चीज के सारे प्रॉपर्टीज को यदि हम अच्छे से ना समझे तो एटम की प्रॉपर्टी को हम कहां से समझ पाएंगे? तो एटम की प्रॉपर्टी को हम जहां अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हम नए चीज विथ न्यू प्रॉपर्टीज कहां से बनाएंगे? क्योंकि हम जब तक चीजों की प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे हम लोग एप्लीकेशन कहां से लगाएंगे? आप क्या सोडियम का कार बना दोगे? बनाओगे क्या सोडियम का कार? नो सर। बनाओगे तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा सर, जल जाएगा। आग लग जाएगा, बारिश में लेके निकलोगे तो आग लग जाएगा। तो वही कहानी है, सोडियम की प्रॉपर्टी को हम अच्छे से कैसे समझें? जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, उसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहती है और एक इलेक्ट्रॉन तुरंत यूज कर सकता है ना? पर यदि इलेक्ट्रॉन जैसी बेसिक चीज का प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो एटम का प्रॉपर्टी भी नहीं समझ पाओगे। एटम का प्रॉपर्टी नहीं समझोगे तो नई चीज बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो यही तो साइंस की फील्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें जितना डेवलपमेंट होगा साइंस उतना आगे जाएगा। ओके, तो अब दुनिया को जरूरत होने लगा एक नए साइंस का, एक नई डेवलपमेंट का, जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के मोशन को एक्सप्लेन कर पाए। ओके, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो एक नया साइंस आया, द साइंस इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। एक नया साइंस का डेवलपमेंट किया गया, दैट साइंस इज क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली है क्या? इट इज अ साइंस that deals with motion of microscopic bodies ओके, क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा साइंस है जो स्टडी करता है इलेक्ट्रॉन बॉडीज का मोशन। ओके, एक्चुअली न्यूटन की जो थ्योरी थी, आपको एक बात जाननी चाहिए, इग्नोर्स ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब न्यूटन का तो शायद डेथ भी हो गया था जब ये थ्योरी आई थी, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर मतलब मैटर के पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होती है, और इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे केस में तो पार्टिकल नेचर तो है ही और वेव नेचर भी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है वहां पे। तो यदि आप वेव नेचर नहीं पकड़ोगे वहां पे तो आप कैलकुलेशन भी ऑब्वियसली अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन की मैकेनिक्स को फेल होना ही था इलेक्ट्रॉन जैसे छोटी चीजों के केस में। तो एक साइंस हमारे पास आया क्वांटम मैकेनिक्स, जो अच्छे रिजल्ट्स देता है जब हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के रिलेटेड कैलकुलेशन को करते हैं। ओके, बिकॉज it takes into consideration dual behavior of matter। अब जब तक आप ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को नहीं पकड़ोगे, ये तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे की पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेव नेचर वहां पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट है कि नहीं? हम लोगों ने देखा था
प्रीडोमिनेंट, वेवलेंथ काफी हाई होता है इन केस ऑफ छोटे पार्टिकल्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी साइंस है, वेरी सिंपल में आप लोग समझ लो, दो छोटे पार्टिकल से रिलेटेड मोशन की कैलकुलेशंस को कर सकता है। ओके, ये साइंस वाज डेवलप्ड बाय अर्विन स्ट्रोडिंगर एंड वर्नर हाइसेनबर्ग in 1926। देखो अब एज पर योर एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के आधार पे कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट अर्विन स्ट्रोडिंगर और वर्नर हाइसेनबर्ग ने किया था 1926 में, बट क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में मैक्स बॉर्न जैसे में, ओके, तो अर्विन स्ट्रोडिंगर एंड वर्नर हाइसेनबर्ग इन 1926 laid the foundation of quantum mechanics। इन्हीं दोनों ने एनसीईआरटी के हिसाब से फाउंडेशन रखा, बट मैक्स बॉर्न की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो वर्नर हाइसेनबर्ग का डेवलपमेंट तो थोड़ा हम लोगों ने देखे कि उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना, वो तो हम लोगों ने देखा। अब चलो देखते हैं कि अर्विन स्ट्रोडिंगर ने क्या बताया। ओके, तो जल्दी इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं अर्विन स्ट्रोडिंगर की थ्योरी। मिटा देता हूं, सर हो गया। सर ये क्वांटम मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे नहीं था? हाँ 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 हाँ, एक छोटी सी चीज बता देते ना, इट प्रोड्यूसेस effective results in case of macroscopic object also। अब क्वांटम मैकेनिक्स से कितनी एडवांस्ड साइंस है कि आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में भी लगाओ तो इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं, एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशंस आते हैं उस केस में। ओके, तो दोनों केस में मैक्रोस्कोपिक में लगाओ तब भी सही रिजल्ट, माइक्रोस्कोपिक में तो आता ही है। ओके, चलिए मिटा देता हूं, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। यस सर। हाँ, बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में दुर्भाग्य का ये बात है कि आप लोगों के सिलेबस में बहुत कम इंक्लूड किया गया है और आपको बस थियोरेटिकल चीजें बताई गई है और इससे रिलेटेड कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल एडवांस लेवल तक नहीं आने वाला है। ओके, तो आप कोई भी कैलकुलेशन में इसके डेप्थ में नहीं एंटर करना, कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। हाँ, थ्योरी जो है इसकी काफी कॉन्सेप्चुअल है और काफी हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज वाले कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम, तो इनकी थ्योरीज को बहुत आराम से पढ़ना, और एक बार यदि इंटरेस्टिंगली आप लोग समझ गए तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप लोग आगे जाओगे बहुत और इस फील्ड में रिसर्च करो और नई डेवलपमेंट करोगे समय के साथ। तो चलो हम लोग इसके थ्योरी को पहले अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या बोलता है। द स्क्रोडिंजर इक्वेशन, the Schrodinger equation, चलिए अब स्क्रोडिंजर का क्या कंट्रीब्यूशन था क्वांटम मैकेनिक्स को वो हम लोग देखते हैं। इन्होंने बोला, मेरे साथ में इसको पढ़ने का कोशिश करना मन में, it assumes that rather than traveling
in a definite path. A particle is distributed. ऊपर नाम क्या लिखे हैं, कौन सा इक्वेशन? यस समझ आ गया। ओके, तो आई सपोज इसको आपने पढ़ा होगा और कुछ नहीं समझा होगा। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा इग्नोर करते हैं कि उन्होंने क्या बोला, श्रोडिंगर ने क्या बोला, हटाओ उस चीज को, पहले हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करें। सपोज करो, एक पल के लिए मान लो, हाँ, आप ऐसा मोशन पढ़े हो क्या, फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। यस सर। मान लो क्या आपको ऐसा लगेगा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेजेक्टरी। ओके, अब एक पार्टिकल ऐसे चल सकता है ना, ये डेफिनेट पाथ। कोई एक पार्टिकल ऐसे चल सकता है, कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में भी चल सकता है, चल सकता है नहीं चल सकता? यस सर। यस सर। चल सकता है। तो दिस इज आल्सो डेफिनेट पाथ। कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में भी चल सकता है, दिस इज आल्सो डेफिनेट पाथ, है ना। बट स्क्रोडिंगर ने बोला, या मानो कि स्क्रोडिंगर ने एजम्पशन लिया, उन्होंने एजम्पशन लिया, और क्या एजम्पशन लिया सुनो। उन्होंने बोला कि एक पार्टिकल जो है ना, एक पार्टिकल जो है ना, वो डेफिनेट पाथ में नहीं चले। सिंपल। स्क्रोडिंगर ने क्या बोला कि एक पार्टिकल जो है ना, उसके मोशन को आप नहीं मानो कि वो एक डेफिनेट पाथ में है। ओके, पर क्या मानो, चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए समझो कि सर ये पार्टिकल क्या है? एक मिनट रुक जाओ, बीच में टोको मत, इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है सर। सपोज करो आप पोजीशन ए पे हो, ठीक है, 5 बजे। ओके, 5 बजे पोजीशन ए पे हो, और आपका घूमने का मन किया, और आधे घंटे बाद आप बिग बाजार पहुंचे, ठीक है ना। आधे घंटे बाद 5:30 पे एक दूसरा पोजीशन पे पहुंचे, तो आप यहां से गायब हो गए, और ऑब्वियस है यहां पे आ गए। तो 5 बजे आप कहां पे थे, मैं यदि आपसे पूछूं तो? घर पे थे, ठीक है। मान लो घर से चले हो, तो 5 बजे आप घर पे थे, 5:30 बजे आप बिग बाजार में थे। पर मैं बोलूंगा कि क्या आप 5:30 बजे घर पे साथ रह सकते हो? क्या रह सकते हो? नो सर। नहीं रह सकते। एक साथ कैसे रह सकते हैं हम दो जगह? नहीं रह सकते। तो पार्टिकल की जो मोशन होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह ही पे रह सकती है। जैसे मैं पत्थर फेंका तो मानो t = 5 सेकंड पे यहाँ पे था, तो t = 10 सेकंड में ये यहाँ पे रहेगा। t = 15 सेकंड में मानो वो दूसरे पोजीशन पे चला, तो उसकी पोजीशन बदलती जाएगी समय जैसे आगे प्रोग्रेस करेगा। तो दिस इज डेफिनेट पाथ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ओके, समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज, दिस इज डेफिनेट पाथ मोशन। बट वही मैं आपको बोलूं कि सपोज करो कि मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, नहीं मेरा मोबाइल है, ठीक है, नंबर है, ओके, ये मेरा मोबाइल है। अभी मोबाइल में मैं फोन लगाया, किट 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 फोन लगाया, और मैं फोन लगाया हूं अपने दोस्त को अमेरिका में। तो अमेरिका में फोन तो लगा दिया, अब अमेरिका में फोन उसके फोन में लगेगा, और उसका फोन मानो रिंग हुआ, उसने आप फोन उठाया। ओके, तो एक्चुअली क्या हो रहा है,
हम लोगों के बीच में जो मोबाइल कम्युनिकेशन हो रही है वो एक वेव के थ्रू हो रही है। तो मैं ठहरा धनबाद में, वो है अमेरिका में। अब हम दोनों का खुशी खुशी बात हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्या ये वाला वेव धनबाद में नहीं है? यस, धनबाद में है ये वेव। क्या ये वेव अमेरिका में नहीं है? हाँ है, अमेरिका में। बीच में पाकिस्तान होगा या जो भी आपका अफगानिस्तान या यूएई होगा, ये वेव हर जगह। तो बोलने का मतलब वेव की जो मोशन होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक से ज्यादा पोजीशन पे रह सकती है कि नहीं रह सकती? रह सकती है सर। यस, वेव एक से ज्यादा जगहों पे रह सकता है। हम बोलेंगे कि नहीं धनबाद में ये वाला बात तो वेव नहीं है धनबाद में, ये पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में, ये यूएई में, ये अमेरिका में, हर जगह ये वेव है। तो वेव की जो मोशन होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक से ज्यादा जगहों पे रह सकती है, बट पार्टिकल की जो मोशन होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ एक ही जगह पे। अब स्क्रॉडिंजर ने बोला कि आप एज्यूम करो, आप ये मान लो कि पार्टिकल की जो मोशन होती है वो डेफिनेट पाथ वाली नहीं होती है, और उसकी मोशन होती है एक वेव की तरह। ओके, उसकी मोशन होती है एक वेव की तरह। तो स्क्रॉडिंजर का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। वो क्या बोलना चाहते थे? वो बोलना चाहते थे कि आप पार्टिकल के मोशन को पार्टिकल वाला मोशन मत मानो, मतलब डेफिनेट पाथ वाला मोशन मत मानो, पर उसके मोशन को आप वेव लाइक मानो। ओके, गॉट इट? तो ये थी कहानी, सिंपल। अब चलो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। A mathematical expression for a wave is known as wave function. ओके, और वेव फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं विद द लेटर साई। इसको हम लोग साई, ठीक है ना, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं साई। अब देखो क्या है, अब हमने पार्टिकल का मोशन को मान लिया कि वो वेव के जैसा है, ठीक है ना। अब वेव जैसा मोशन को यदि हम लोग एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करें तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। ओके, फिर से सुनो ध्यान से। यदि वेव लाइक मोशन को हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग बोलेंगे वेव फंक्शन, या रिप्रेजेंटेड बाय साई। तो आपसे कोई पूछा साई क्या होता है? साई वेव फंक्शन होती है, ठीक है ना। साई वेव फंक्शन होती है। वेव फंक्शन क्या है? वेव लाइक मोशन का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वेरी सिंपल, और कुछ नहीं। साई क्या होती है? वेव फंक्शन होती है। वेव फंक्शन क्या है? वेव लाइक मोशन का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वेरी सिंपल, ठीक है ना, अंडरस्टूड। और ये जो साई होता है ना, ये साई, पी ऐसा मतलब साई, पी साई, ये जो साई होता है ना, इट्स समथिंग लाइक, मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड। ये जो साई होता है समथिंग लाइक द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन तो वेव लाइक मोशन है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें जो वेव प्रॉपर्टी है काफी ज्यादा डोमिनेंट है। तो आप साई मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन का बेस्ट फ्रेंड है, और आपका बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो आपकी सारी राज जानता है। ठीक उसी प्रकार साई जो इलेक्ट्रॉन का बेस्ट फ्रेंड है वो जानता है इलेक्ट्रॉन के सारे राज को। बोले तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड सारे राज इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में निकलते हैं। ओके, अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहां से आता है वो हम लोग देखें, ठीक है। चलिए, तो वेरी सिंपल में आप समझ जाओ,
इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड सारे जो राज होते हैं वो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहां से आता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, आप पहले इसको एक स्क्रीनशॉट मार लो, मुझे थोड़ा जगह चाहिए लिखने के लिए। मिटा दूं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. देखो, for a system whose energy does not change with time, एक सिस्टम जिसका एनर्जी समय के साथ नहीं बदलता, एक सिस्टम जिसका एनर्जी समय के साथ नहीं बदलता, लाइक एन एटम, उसके जो एनर्जी लगाना है, क्योंकि इसके डिटेल्स आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। आपसे जस्ट पूछा जा सकता है कि कौन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ओके, या पूछा जा सकता है ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है। ये इक्वेशन वैलिड है एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसकी एनर्जी समय के साथ नहीं बदलती, ठीक है। सर इसको फॉर्मूला देखिए क्वेश्चन को, तो जान लो कि ये सब क्या मीनिंग है इनका। एक्स ऑपरेटर इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होती है कोई मतलब नहीं, जस्ट आप जान लो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक चीज है। साइन वेव फंक्शन ये तो मालूम ही है। E is total energy। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। टोटल एनर्जी मतलब क्या? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये ध्यान दीजिएगा कि ये भी क्वेश्चन अभी तक मेंस में नहीं पूछा है हम लोग, ना तो मेडिकल में पूछा गया ये क्वेश्चन कि टोटल एनर्जी जो है इट्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बट जिस समय में स्क्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को दिया था उस समय में न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। ये इक्वेशन आई थी 1926 में और न्यूट्रॉन का खोज हुआ था 1932 में। ओके, गॉट इट। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा सेट किया जा सकता है, क्या इस इक्वेशन में न्यूट्रॉन की एनर्जी को इंक्लूड किया गया था? नहीं किया गया। ओके, ये दिमाग में रखना, अंडरस्टूड, क्योंकि उस जमाने में तो न्यूट्रॉन का खोज हुआ ही नहीं। गॉट इट। तो आपको इस एक्सप्रेशन को जस्ट जानना है कि इस एक्सप्रेशन में क्या मीनिंग है किसी का, और कुछ। ओके, Hamiltonian operator psi is equal to E psi. Okay, just this much. And total energy of sum of kinetic energy and potential energy of all subatomic particle, मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो खोज हो गया था उसमें। ओके, अब चलिए एक और कहानी है यहाँ पे। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक और इक्वेशन उन्होंने दिया। ओके, और एक इक्वेशन उन्होंने दिया। फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 3 डायमेंशन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 3 डायमेंशन, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, भले आपके एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं हुआ बट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 3 डायमेंशन स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? देखिए, इट्स del square psi by del x square
प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक इक्वेशन है फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा इक्वेशन हम रटे क्या बैठ के? नहीं, रटो नहीं बेटा, आपसे ये इक्वेशन जस्ट क्या करेगा, ऐसा 2-3 इक्वेशन लिख देगा और बोलेगा कि कौन ट्रू है, और वो गलती क्या करेगा, मतलब वो चेंज कैसे करेगा ऑप्शन को। मानो वो यहाँ पे पाई स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा देगा, m है तो m को हटा देगा, ओके, या h स्क्वायर है तो सिर्फ h रखेगा, ऐसा 3-4 ऑप्शन बना देगा और बोलेगा कौन सा इक्वेशन सही है। तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। अब इसकी डेरिवेशन तो आप करना भी मत, यदि कोई आपको इसकी डेरिवेशन करवाता है तो बिना मतलब आपको मूर्ख बना रहा है तो कोई फायदा नहीं इसकी डेरिवेशन को आपको अभी करके, क्योंकि दिस डेरिवेशन इज वेरी टफ। ये मतलब डबल डिफरेंशियल लगती है इसमें, तो डबल डिफरेंशियल तो आपको भी देखना ही है। बस देख लो क्या है, डेल स्क्वायर साई मतलब स्क्वायर है तो डबल डिफरेंशियल, डेल स्क्वायर साई याद कैसे रखना, देखो 3 डायमेंशनल स्पेस में ये घूम रही है तो मतलब x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस 3 एक्सिस होगा 3 डायमेंशन में यदि घूम रही है तो ऊपर में सब में रहेगा डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई डेल स्क्वायर, सब में ऊपर में यही है डेल स्क्वायर साई बाय डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय y एक्सिस डेल स्क्वायर साई बाय डेल z स्क्वायर। ओके, तीनों इक्वेशन लगभग सेम है, प्लस थोड़ा सा ये याद रखना 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर। आप कैसे याद रखोगे, ऊपर में स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन होती है स्क्रोडिंगर की फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 3 डायमेंशन। ओके, अंडरस्टूड। और सारे इक्वेशन के बारे में जान लो, ये तो डबल डिफरेंशियल लगती है यहाँ पे, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, e इज टोटल एनर्जी, v इज पोटेंशियल एनर्जी और psi तो वेव फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट जो कहानी देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो या इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सर इसमें v क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर। अब इसको सॉल्व किया गया, अब आपको इस इक्वेशन पे तो एकदम ध्यान नहीं देना कि कहां से आया नहीं आया, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस, उसमें आपको घुसना ही नहीं है, बस आपको जानना है कि ऐसा कोई इक्वेशन होता है। हाँ, और आपको अब जानना क्या है, समझना क्या है, इसकी सॉल्यूशन को समझना है। इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया या इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, इन दोनों के सॉल्व करने से 2 वैल्यूज आते हैं, E एंड psi। ओके, इन दोनों इक्वेशन को मतलब इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से आपको 2 मिलते, जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करते हो तो 2 वैल्यूज मिलती है, ठीक उसी प्रकार इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, आपको 2 वैल्यूज मिलेगी, E एंड psi। E होती है टोटल एनर्जी और psi होती है वेव फंक्शन। और इसको सॉल्व करने से E और psi के मल्टीपल वैल्यूज मिलते हैं, E और psi के मल्टीपल वैल्यूज मिलते हैं, जैसे E1 psi1, ओके, E2 psi2, E3 psi3, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज मिलते हैं। ओके, गॉट इट। मतलब देखो आप ध्यान से, एनर्जी लेवल E1 है, इलेक्ट्रॉन का यदि एनर्जी लेवल E1 है तो उस एनर्जी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन की सारी जो मोशन से रिलेटेड राज है वो इससे आपको पता चल जाएगा साइन से। E2 एनर्जी लेवल चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का, है ना, E2 एनर्जी लेवल में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो मोशन से रिलेटेड सारे राज है वो psi2 से आपको पता चलेगा, E3 psi3 बता देगा। ओके, अब आपको ये ध्यान देना है कि क्वांटाइजेशन की कॉन्सेप्ट कैसे आए। देखो E1 और E2
के बीच में तो कोई और एनर्जी लेवल नहीं है ना। E1 का अपना एक वैल्यू है, E2 का अपना एक वैल्यू। मानो E1 का वैल्यू 10 आया, E2 का वैल्यू 20 आया। ओके, 10 और 20 का कोई 10 और 20 के बीच का तो कोई वैल्यू नहीं आया है इसके सॉल्यूशन। तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी के कुछ ही वैल्यूज ले सकता है ना। E1 और E2 के बीच में कोई और एनर्जी लेवल नहीं। तो इससे ये भी हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही ले सकता है, और जब इस एनर्जी लेवल में है तो इसका सारा इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। इस एनर्जी लेवल में है तो इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। E3 में है तो सारा इंफॉर्मेशन दे देगा। ओके, तो बेसिकली साई क्या होती है मालूम है? साई तो वेव फंक्शन होती ही है, बट आप जानो साई जो होती है मोशन रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन, मोशन रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी? ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के मोशन रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन यदि मिल रहा है तो वही तो हमारा टारगेट है। ओके सर इसको और समझा दीजिए ना सर, एनर्जी वाला। तो एनर्जी तो मिला ही, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक कैसे पता चलेगा? उसी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। ओके, एनर्जी लेवल तो ओके। हाँ बोलिए सर। हाँ सॉरी, यूनिट लेस है या यूनिट है इसमें? बेटा देखो, वो मैं बताऊंगा आपको। ये एक इसकी कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। ओके सर। ओके, आ रहा हूँ उस पोर्शन में। डन। हो गया? Yes. तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो, अब आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से देखो। हमारे पास स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है। ओके, दो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिखा, ठीक है। हमारे पास स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है। अब स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करता हूं तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी लेवल एंड साई मिलता है ना। ओके, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन थी हमारे पास, उसको मैंने सॉल्व किया तो हमें मिला क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। बोलूं तो ज्यादा, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल मतलब कुछ फिक्स्ड ही एनर्जी लेवल मिला। ओके, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन थी हमारे पास, हमने उसको सॉल्व किया, हमें मिली क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल और उससे रिलेटेड वेव फंक्शन, उससे रिलेटेड वेव फंक्शन। साई क्या थी? वेव फंक्शन। ओके, अब वेव फंक्शन ध्यान से सुनना क्या बताता है। वेव फंक्शन मोशन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अब मोशन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन करके कहां-कहां जाता है वो भी तो पता चलेगा हमें साई से। और मोशन करके कहां-कहां जाता है तो हमें ये भी पता चलेगा कि वो कहां-कहां पाया जाएगा। तो बेसिकली हमें साई से ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहां-कहां पाया जाएगा, क्योंकि मोशन कर रही है और मोशन करने के बाद वो कहां-कहां पाया जाएगा वो मोशन की इंफॉर्मेशन ही बताएगा ना। तो साई बेसिकली हमें मोशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब वो कहां-कहां रहेगा मोशन करते हुए वो भी हमें पता चलेगा। तो साई को बेसिकली हम एक नाम देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। साई को हम एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, साई को एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोला जाता है। ओके, अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल होता है रीजन अराउंड न्यूक्लियस, where probability of finding electron
इज मैक्सिमम। और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? जैसे कि न्यूक्लियस, अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सारे डॉट्स से इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इधर आ रहे हैं। ओके, अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बोल रहा है कि रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो जगह न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां है? इस एरिया में, है ना। इन सबको तो थोड़ा मैं इग्नोर भी कर सकता हूं। तो दिस इज बेसिकली माना जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसमें 95% प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने से हमें मिला एनर्जी लेवल टाइम, जिसको मैं एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकता हूं या वेव फंक्शन बोल सकता हूं। और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है? वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। अब देखो मैं आपसे एक बात बोलता हूं, सुनना ध्यान से। आप मानो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं? Yes, sir. पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल लाइफ में कहीं पाया जाता है? आप देखे हो कि दुनिया में कहीं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c घूम रहा है? नहीं ना। No. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन पाई जाती है, पर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल लाइफ में कहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है ना। ठीक उसी प्रकार वेव फंक्शन तो एक मैथ्स है, एक मैथ्स की सॉल्यूशन है ना, एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी जिसका सॉल्यूशन है वेव फंक्शन। तो साई जो है, साई इज क्या? द सॉल्यूशन टू स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। अब मैथ का सॉल्यूशन तो मैथ ही होता है और मैथ तो रियल लाइफ में पाया नहीं जाता। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि साई की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। साई हमें सिर्फ बता सकता है, साई हमें बता रहा है क्या कि हाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ पाए जाने का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है। ओके, बट उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो एक मैथ्स है जिसकी एप्लीकेशन से हम पकड़ रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ ली जाती है कि साई का क्या कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? नहीं, साई तो एक मैथ का सॉल्यूशन है। तो मैथ का क्या एप्लीकेशन, मैथ का क्या पाया जाना है दुनिया में? मैथ तो रियल लाइफ में नहीं मिलता, इसलिए इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अभी सिंपल में आपको दिमाग में इतना रखना है, इसकी और एक क्लास चलेगी कि स्क्रॉडिंजर इक्वेशन हमारे पास था, स्क्रॉडिंजर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से हमें एक एनर्जी लेवल मिली, बहुत सारे एनर्जी लेवल मिली और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वैल्यू मिली। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वैल्यू बताती है इलेक्ट्रॉन के मोशन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन। और बेसिकली आप बोल सकते हो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है? वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन वहीं पे मिलेगा। दैट इज द थिंग। ओके, तो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन दिस इज द थिंग, और इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ बेटा, सर वहाँ पे जो आप राउंडेड पोर्शन बनाया वो पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल के रीजन में आएगा या फिर वो 95% वाला एरिया? नहीं, ये सिर्फ जहां पे मैक्सिमम पाए जाने का प्रोबेबिलिटी उसी को एटॉमिक ऑर्बिटल। वो एक दो बार बाहर निकल भी गया तो उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है सर? ओके सर। सर हाँ बोलिए। तो सर क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल नहीं घूमेगा? गोल गोल काहे नहीं घूम रहा है? घूम रहा है, पर मैक्सिमम टाइम वो इधर स्पेंड कर। ओके, मैं तो जस्ट आपको फिगर बनाया बेटा, कि मतलब एक रफली बताया आपको ऐसा। तो वो ऐसे भी हो सकता है, वो शेप किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कुछ, ठीक है, वो शेप अलग अलग हो सकते हैं उसके घूमने के, वो बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं तो एक जस्ट आपको रफली बता दिया। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा शेप में घूमता है, तो घूम रहा है कि नहीं ऐसा। ओके,
तो मोर थिंग्स विल बी डेल्व्ड लेटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को थोड़ा डेप्थ में और एटॉमिक ऑर्बिटल को समझेंगे इन डेप्थ। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है। तो थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Sure.